चलो ध्यान दो। हाँ, आगे अब नेक्स्ट पॉइंट में अपना जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं 4 पेपर्स, वो कैसे आपको रिवाइज करने हैं, बिकॉज अभी मॉक टेस्ट आपकी जो आने वाली है, वो मॉक टेस्ट के लिए भी आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और मेन जो आपकी फाइनल एग्जाम जून में आ रही है, तो उसके लिए भी ये सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। अब सब्जेक्ट्स के वॉल्यूम काफ़ी सारा है, आपको पता ही है, इतना सारा कंटेंट पढ़ना है, टाइम लिमिटेड मिलने वाला है। अब जो मॉक टेस्ट मैंने रखी है वो भी एक एक दिन के गैप पे रखने का रीज़न ही वो है कि एक बार आपको आइडिया आ जाए कि इतने नंबर ऑफ आवर्स जो भी अवेलेबल है, उतने ड्यूरेशन में आपको सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज करना है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलती कर रहे हो कुछ भी कैलकुलेशन में, तो बाद में आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन उसका है नहीं। तो पहले से अपने उस हिसाब से कंटेंट को डिवाइड करके पढ़े तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो एक एक सब्जेक्ट करके अपने देख लेते हैं कि चारों पेपर्स में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कि भाई एक दिन के गैप पे अगर आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो कितना टाइम किस चीज़ को देना चाहिए ताकि सब कुछ कवर हो सके, क्योंकि आवर्स आपके पास लिमिटेड है और वो लिमिटेड ही रहने वाले हैं, उसी में सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहला जो आपका पेपर है JIGL वाला। अब JIGL के पेपर में एक ड्रॉबैक ये भी है कि पार्ट वाइज इंस्टीट्यूट ने कुछ डिवाइड नहीं किया। 17 चैप्टर्स है तो वो एक साथ आपको पढ़ने ही है। अब अपने फिर उसको एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि रिवीजन करते टाइम हम चैप्टर्स को किस तरीके से आपस में लिंक करें और ब्लॉक्स बना के पढ़ लें। क्या होगा, आप उसको डिवाइड कर लोगे तो कुछ 5 to 6 चैप्टर्स या 7 चैप्टर्स का एक ब्लॉक आएगा, और उतना टारगेट आपका रहेगा कि हाँ भाई इतने चैप्टर्स मेरे रिवाइज हो गए तो 1/3 सिलेबस खत्म हो गया। तो जैसे कंपनी लॉ और SBC में इंस्टीट्यूट ने पार्ट ABC 3 कैटेगरीज में सब्जेक्ट को बांटा हुआ है, वैसे मैंने JIGL में भी एक बार चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो साथ में नोट कर लेना। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको जो भी चीज़ें लिखनी है और साथ में लिखते जाना, बता देता हूँ। देखो इस तरीके से ध्यान दो, यहाँ पे रिवीजन कर दिया है चैप्टर्स का, कि मैंने पार्ट टेस्ट में भी जब कंडक्ट की थी तो मैंने इसी तरीके से डिवाइड किया था। अब जो चैप्टर्स थोड़े बहुत आपस में कनेक्टेड है उनको एक ब्लॉक में रखा हुआ है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में सोर्सेज ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंटरप्रिटेशन आ गया, टॉर्ट्स, लिमिटेशन एंड RTI। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया है, क्योंकि पहले 3 चैप्टर लैंग्वेज वाइज थोड़े से हैवी है, वो तो आपको दिख ही रहा है, बट पीछे के 3 चैप्टर्स पे सिंपल है। तो थोड़ा सा जब अपने ग्रुपिंग कर रहे हैं चैप्टर्स का तो वैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि ईजी चैप्टर्स और टफ चैप्टर्स अगर एक ब्लॉक में रहेंगे तो वो पूरा ब्लॉक बर्डनसम नहीं हो जाएगा। तो लास्ट 3 चैप्टर्स में इतना कंटेंट जो है वो हैवी नहीं है और आप उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो। तो एक ब्लॉक अगर आप बना लो कि भाई JIGL का एक पार्ट कंप्लीट करना है तो ये चैप्टर्स अपने उस कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी सेकेंड पार्ट में जनरल क्लॉजेज है, एडमिन लॉज है, 8, 9, 10 में IPC, CRPC और CPC, ये 3 चैप्टर्स का ब्लॉक। अब क्योंकि आपस में कनेक्टेड है तीनों तो एक साथ रखें तो उल्टा रिवीजन करने में आपका टाइम बचेगा और साथ में रिवाइज हो जाएंगे। लास्ट ब्लॉक में कुछ चैप्टर्स हेवी भी हैं, कुछ सिंपल वाले भी हैं। 11th वाला एविडेंस देखा था अपन ने, 12th NCLT। अब ये ब्लॉक पूरा हेवी हो गया क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड स्टैम्प एक्ट वॉल्यूम वाइज बड़ा टॉपिक है। अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प साथ में कनेक्टेड है, आपको साथ में ही पढ़ना है। और एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाला टॉपिक अलग हो गया, और ये मीडियम चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कंटेंट डिटेल भी नहीं है और लैंग्वेज भी एवरेज है वैसे। तो इस तरीके से आप 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो, आपके लिए ये पार्ट A, B और C ऐसे करके रिविजन करना है तो वो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, वैसे अपने टारगेट कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट के टाइम पे आप यही अप्रोच एक बार अप्लाई करके देखना कि कितना रिवीजन हो पा रहा है कितना नहीं, और नंबर ऑफ आवर्स को आप इक्वली भी डिवाइड कर सकते हो। जितने भी आवर्स आपके पास अवेलेबल है उसको आप 3 पार्ट्स में बांट के तीनों को इक्वल टाइम अलॉट करके उसको कंप्लीट करने की ट्राई करो। इस बार जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन इधर उधर हुआ तो फिर मेन एग्जाम के लिए जब रिवीजन कर रहे हो आपको ध्यान रहेगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या इसमें चेंजेस करना है। अब इससे ज़्यादा एज सच कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि बाकी आपको पता है कि हर चैप्टर आपस में अपने आप में इंडिपेंडेंट है और कनेक्शन बहुत लिमिटेड चैप्टर्स में, ये 2 का एक ब्लॉक हो गया, ये 3 का ब्लॉक है, ये आपस में कनेक्टेड, बाकी सारे चैप्टर्स तो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें एज सच कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। अच्छा, चैप्टर वाइज वेटेज की बात मैंने स्टार्टिंग में भी की थी, वापस बता रहा हूँ, क्योंकि 17 चैप्टर्स है, आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो ऑन एन एवरेज 5 to 6 मार्क्स पे वेटेज तो हर चैप्टर का हो ही गया। तो वो वैसा वेटेज तो आपको पेपर में दिखेगा,
कुछ चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे 2-3 चैप्टर्स में 12 मार्क्स तक भी वेटेज चला जाए, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया या 4 मार्क्स का पूछ लिया, तो वो 2 या 3 चैप्टर होंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, उससे ज़्यादा चैप्टर्स में आपको इतना वेटेज नहीं मिलेगा। बट कहीं 8 होगा तो कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा तो 6 होगा, बट एवरेज मोर और लेस हर चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ पेपर में मिलेगा। अब ये वाला एक चैप्टर है आपका जनरल क्लॉजेस, इसमें से एक क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड 4-5 मार्क्स का, उससे ज़्यादा रेयरली पूछते हैं, बाकी सारे चैप्टर्स में एवरेज वेटेज रहने वाला है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको पहले मार्क करवा ही चुका हूँ, जो वॉल्यूम वाइज बड़े हैं और जिनमें चांसेस रहेंगे कि ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन आ जाए। बट कोई भी चैप्टर स्किप करके मत जाना अननेसेसरी। ये 2 चैप्टर्स में मैंने आपको बोला था लैंग्वेज वाइज आप थोड़ा बहुत लीनियंट रह सकते हो, बिकॉज टॉपिक वैसा है और उसका वेटेज एक लिमिट तक है। बाकी के चैप्टर्स में आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है जितना हो सके। आप कोई भी चैप्टर स्किप करके जा रहे हो तो वो एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो फिर आपका गया एग्जाम में। अच्छा, वो ऑप्शन वाले सेक्शन में निकल गया तो ठीक है, बट वो कैसे कॉम्बिनेशन उन्होंने प्लेस किया होगा वो अपने को नहीं पता है, तो यहाँ वो श्योरिटी नहीं है कि ये ऑप्शन में निकल जाता है इसको छोड़ देंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। तो सारे चैप्टर्स में आपको पूरा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये JEGL वाले पार्ट में तो इतना ही, इसमें और कुछ नहीं। अब कंपनी लॉ वाला पेपर भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम तो आपको पता ही है कितना है, मैं एक बार डिवीजन बता देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो। अब अगर आपको कंपनी लॉ को डिवाइड करना है तो 3 पार्ट्स तो इंस्टीट्यूट ने किए हुए हैं, आपको पता ही है कौन से पार्ट में क्या चैप्टर्स हैं एंड एवरीथिंग। अब अगर एक दिन में किसी को रिवीजन करना है, या सपोज आपके एग्जाम के बीच में एक दिन का गैप है, तो आपको टाइम डबल मिल जाएगा उस हिसाब से। तो इस पार्ट को रिवीजन करने के लिए आप लास्ट डे पे 2 घंटे का टाइम दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। ये बाकी टॉपिक्स भी और वेटेज जो है आपका 10 मार्क्स का ही हो रहा है उस हिसाब से। ये वाला जो पार्ट है पार्ट बी, दिस इज़ लाइक 8 आवर्स। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब जिनका एक ही ग्रुप का एग्जाम है और बीच में एक दिन की छुट्टी है। 2 ग्रुप वाले जो योद्धा हैं उनके लिए ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, हाँ, क्योंकि आधा ही टाइम बचेगा ना, सीधी बात है। और तीसरा जो है इसमें आप 10 आवर्स का टाइम अलॉट कर सकते हो। आइडियली आपको इतना टाइम मिलेगा मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा टाइम तो मिलने वाला नहीं है। 2 एग्जाम्स के बीच में भले एक दिन का गैप हो, इससे ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। और एक दिन का गैप है तो इसको आधा कर लेना, या 1 आवर में रिविजन करना है, ये 4 आवर्स में 5 आवर्स में, उससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता है। आइडियली अगर बैक टू बैक एग्जाम है, आप कितना भी गिन लो 17-18 घंटे का गैप बचता है। एक पेपर दे के आते हो, दूसरा पेपर अगले दिन सुबह देने जाना है। या अभी जून वाला जो आपका एग्जाम है वो 9 to 12 वाला स्लॉट आएगा एग्जाम का मॉर्निंग में। आप एग्जाम दे के बाहर निकलोगे, एक दूसरे का हालचाल पूछोगे, कौन फेल हो रहा है मेरे साथ साथ, ये सब पहले पता करोगे, दूसरों को डीमोटिवेट करोगे, अरे इसमें तो ये लिखना था, वो सब चुगलियाँ करके फिर आप घर पहुँचोगे 1 बजे, है ना, कि सबका माइंड खराब कर दिया, अब अपन पढ़ लेते। फिर 1 बजे आप पहुँचोगे तो इमीडिएटली पढ़ने नहीं बैठने वाले, खाना वाना खाओगे, पढ़ने बैठोगे, 2 या 3 तो बज ही जाएंगे मिनिमम। अब अगले दिन वापस सुबह 9 बजे एग्जाम, तो ये 3 to 9 वाला स्लॉट आप गिनो, उसमें भी सुबह पहले 1 घंटा पहले तो तैयार हो रहे हो, एग्जाम के लिए निकल रहे हो, तो 17 आवर्स रफली बचते हैं। 5 घंटे तो मिनिमम सोना पड़ेगा। अगर कोई ये टैलेंट रखता है कि 4-5 दिन नहीं सोए कंटिन्यूस फिर भी जिंदा रह लेता है, तो जिंदा तो रह लोगे लेकिन एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा, तो वो गलती तो मत ही करना। 2 चैप्टर 2 चैप्टर कम रिवाइज होंगे चलेगा, 5 घंटे से कम नींद लेके जा रहे हो तो वो नींद सारी पेपर में आएगी। मैं सब कुछ देख चुका हूँ इतने साल में, सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, स्टूडेंट्स के केस भी देख चुका हूँ। तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। और खुद के साथ तो एक्सपेरिमेंट करता ही रहता हूँ इतनी एग्जाम्स में, तो मुझे आइडिया है। तो नींद के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ क्या है? नींद है। हाँ ठीक है, तो फिर उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? ठीक है, तो नींद पूरी लेनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एग्जाम के दिन पे मैं खुद 5 से 6 घंटे एवरेज नींद लिए बिना कभी पेपर देने नहीं जाता, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे वो सारी नींद आपको पेपर में वो 3 आवर्स में आएगी और फिर सारा काम खराब हो गया। फिर जितना पूरी रात जाग के पढ़ाई किया वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में दिमाग चलेगा नहीं। तो एक तो सोने का जो टाइम है वो फिक्स करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम के हिसाब से। अब इस बार आपका टाइम मॉर्निंग में है ना, दिसंबर में आफ्टरनून में होता है, तो एग्जाम टाइमिंग 9 to 12 है। तो 9 to 12 में आपका दिमाग तभी एक्टिव होगा जो आपका स्लीपिंग पैटर्न वो 9 to 12 के हिसाब से। अब जो रात को जाग के पढ़ रहे हैं वो सुबह 5 बजे सोने जा रहे हैं, तो आपका जो सोने का टाइम है ना वो 5 से 10, 5 से 11, 5 से 12 वाला स्लॉट है। अब वही टाइम एग्जाम का है। अब आप सोचोगे कि मई एंडिंग तक तो हम पूरी रात जागेंगे,
फिर एकदम से 1 जून से ना सुबह 9 बजे हमारा दिमाग एकदम फ्रेशली काम करेगा, वो नहीं होने वाला है। दिमाग को भी एक आदत पड़ जाती है ना, हाँ ये दिसंबर अटेम्प्ट में चलेगा, हाँ। जून वाला अटेम्प्ट उनके लिए फेवरेबल है जो सुबह जागते हैं, और जो रात को जागते हैं उनके लिए दिसंबर ज़्यादा फेवरेबल है, वैसा है। बट अभी आपके पास टाइम है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, सुन लो। स्लीपिंग पैटर्न अभी से वैसा रखना स्टैंडर्ड जो आपको जून फर्स्ट वीक में चाहिए, क्योंकि स्लीपिंग साइकिल एक दिन में चेंज नहीं होता, वो आपको पता है। इतने सालों से कोशिश कर रहे हो रात को टाइम पे सो जाए, वो नहीं हो रहा है, तो वो अब क्या होगा। अभी से आपको पैटर्न वैसे ही रखना पड़ेगा कि मॉर्निंग 9 to 12 वाले स्लॉट में आपका माइंड फ्रेश है और उसके पहले नींद पूरी हो चुकी है, तो ही फिर एग्जाम के दिन दिमाग चलेगा। नहीं तो सच में ऐसा होता है, इतने थके हुए होते हैं ना, दिमाग नहीं चलता। और जब पेपर से बाहर निकलते हैं ना, तब जाके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वही क्वेश्चन का आंसर खुद से आ रहा है, अंदर नहीं आ रहा था। ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो आर्स मैंने आपको बता दिए कितने ऑन एन एवरेज आपको किस पार्ट को देने चाहिए, भाई जिसकी जितनी वैल्यू है उसको उतना ही टाइम देना चाहिए, है ना, सीधी बात है ना। तो ये 10 मार्क्स का कंटेंट है, इसको 2 घंटे देने चाहिए, इम्प्लाइड सी बात हो गई। अब मैं तो पढ़ाई के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, बाकी बाकी आप देख लो, ठीक है। ध्यान यहाँ आता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सुन लो, सीक्वेंस की भी अपने बात करने हैं। मैं पहले इसमें चैप्टर्स भी डिवाइड करा देता हूँ। जैसे पार्ट बी है ना, इसमें आपके टोटल आपको पता है 6 चैप्टर्स है ना। ये 6 चैप्टर्स कल जब मैं रिवीजन भी करा रहा था, मैंने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। एक आपका 15, 16 और 17 डायरेक्टर्स वाला ब्लॉक हो गया, एक 18, 19 और 20 भी बेचारा है ऑन पेपर। तो ये भी 3 चैप्टर्स हो गए। अब ये तीनों एक जैसे हैं, मीटिंग्स वाले, ये डायरेक्टर्स वाले। तो आप पार्ट बी को भी रिवीजन के टाइम पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, ये टाइम जो है वो आपको इसके बीच में भी डिवाइड करना होगा, तो ईजी रहेगा, सब टॉपिक्स बन जाएंगे। पार्ट ए में तो आपको पता ही है कितने सारे चैप्टर्स है, इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो देख लो। अब कुछ चैप्टर्स जो ऐसे हैं जो एकदम सिंपल वाले हैं, वो एक ब्लॉक में रख लेते हैं, एक टाइम कंज्यूमिंग वाले एक ब्लॉक में रख लेते हैं, तो फिर टाइम फर्दर यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। अब ये ईजी है, टेक्निकल चैप्टर्स है, वो मेरा असेसमेंट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें अलग हो सकता है, तो वो देख लेंगे। ये पहला ब्लॉक है। ये थोड़ा बाकी के कंपैरिजन में सिंपल चैप्टर्स, ठीक है। अब बोलोगे सर ये आपको सिंपल लग रहे हैं, हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहे, वो अलग बात है। ठीक है, ये कंपेरेटिवली लैंग्वेज और कंटेंट वाइज सिंपल चैप्टर्स हो गए। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपको इनको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये जो आपका टाइम ड्यूरेशन है इसको आपको सब डिवाइड करना है। तो फिर इस टॉपिक को, इन चैप्टर्स को आप कम टाइम दो। रेशियो वाइज अगर देखें तो 4 आवर्स आप इसके लिए रख सकते हो, 6 आवर्स इसके लिए रखने चाहिए। अगर 10 आवर्स का टोटल स्लॉट अवेलेबल है तो उसको ऐसे आप बांट दो, क्योंकि ये चैप्टर्स में ना लैंग्वेज वाइज हेवी चैप्टर्स है। अपना 2C है, 2F है, 10 चैप्टर है, 12 वाला चैप्टर, ये सब टाइम लेंगे। और लास्ट डे पे भी आप इनको जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ सकते हो, आपका मेंबरशिप वाला चैप्टर भी बड़ा है, तो ये लैंग्वेज टाइम मांगेगी और टाइम लगने ही वाला है। इन सब चैप्टर्स में क्या है ना, टॉपिक्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसमें आपको वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं करना पड़ेगा, तो उसमें फिर उतना ही टाइम देना, ज़्यादा रीड करने मत बैठ जाना, तो ये रह जाएंगे। तो ये टॉपिक्स जो हैं इस तरीके से अपने पहले तो सब डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आप नोट कर लो। बाकी फिर मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, कैसे रिविजन करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पहले लेने चाहिए, वो भी अपने देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर्स का डिवीजन हो गया। अब ध्यान दो, आगे सीक्वेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप, क्योंकि अब पेपर 2 है आपका, ये ऑलरेडी एक एग्जाम हो गया होगा, उसके बाद अपियर कर रहे हो आके, तो फर्स्ट पेपर देने के बाद आके रिवीजन स्टार्ट करना है एक दिन का। तो जिस दिन एग्जाम दिया वो डेट तो है JIGL वाली, और अगला एक दिन आपके पास अवेलेबल है, देन उसके बाद तो नेक्स्ट डे वापस एग्जाम है। तो सीक्वेंस वाइज ये कर सकते हैं, एग्जाम दे के आए हैं तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत वो एग्जर्शन रहने ही वाला है पेपर का, तो पहले सिंपल टॉपिक उठा के उसको कवर कर लो। सबसे पहले आप पार्ट C से स्टार्ट कर सकते हो। एक तो क्या होगा ना, 10 मार्क्स का टॉपिक है, कंटेंट लिमिटेड है, और फिर आपको लगेगा चलो एक पार्ट मेरा कवर हो गया, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली भी अच्छा फील होगा कि चलो कुछ तो एक पार्ट तो कवर हुआ, भले 10 मार्क्स का क्यों ना हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट बी है आपका, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, ये बी में सेकेंड पार्ट हो गया और ये फर्स्ट। तो पहले आप इसमें सेकेंड पार्ट ले सकते हो, मीटिंग्स वाला जो ब्लॉक है। किसी को अगर इंटरचेंज करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा।
आपको कौन से चैप्टर ज़्यादा कंफर्टेबल है उस पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्टर्स वाला ब्लॉक ले लो, तो क्या पार्ट सी और पार्ट बी पहले कंप्लीट। इसमें पेजेस आपको पता है कंपेरेटिवली लिमिटेड कंटेंट है, 150 160 पेजेस टोटल हो रहे हैं तीनों पार्ट, ये तीनों टॉपिक्स मिला के तो 160 या 170 होंगे, उतने में आपका 50 मार्क्स का कंपनी लॉ रिवाइज हो गया। तो एक बार क्या है, कंटेंट आपने सिक्योर कर लिया। इस पॉइंट में आप ये ध्यान रखना, इस टॉपिक को ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना, लाइन टू लाइन सारा कवर कर लेना, अभी भी रिविजन के टाइम पे भी और लास्ट डे पे भी, क्योंकि ये पार्ट बी 40 मार्क्स का है, पेजेस कम है लेकिन केसेस आते हैं, और केसेस हमेशा वो लोग इंटरनल पॉइंट्स में से ही पूछते हैं, वो उतना ऊपर से पढ़ के चले गए और कवर हो गया वैसा नहीं। तो इसमें फिर आप टाइम ले रहे हो, स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, माइंड भी फ्रेश होगा कंपेरेटिवली, तो अच्छे से इसको कवर कर लेना। और टाइम मैंने जितना बोला है, ये 8 आवर्स का जो अपन ने ब्लॉक देखा है उस हिसाब से आप इसको डिवाइड करना, तो 3 आवर्स ईच एक टॉपिक को आप दे सकते हो यहाँ पे। और ये वाला जो था अपना 2 आवर्स का ब्लॉक हो गया। इसके बाद पार्ट ए है। अब देखो ऑलरेडी पार्ट बी तक पढ़ लिया है, कंटेंट इसमें भी टेक्निकल है, तो पार्ट ए में पहले आप सिंपल चैप्टर्स उठा लो, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं, ऐसा नहीं को नहीं पूछ रहे, और टाइम भी कम लगेगा और थोड़ा मेंटली भी आपके लिए बर्डनसम कम होगा। तो इसके अंदर पहले ए पार्ट या इजी चैप्टर्स ले लो, और जो 4 आवर्स आपको यहाँ पे देने वो दे के ये कंटेंट सिक्योर कर लो। अब ये 50 मार्क्स का टॉपिक है, इक्वल भी गिन लें अपने 25 यहाँ तक आते आते आपका 75 मार्क्स का रिवीजन हो चुका है। अब बचे हैं हैवी चैप्टर्स। अब ये प्रेशर नहीं है कि बाकी का सिलेबस रिवाइज करना बाकी है, अब इनमें आप थोड़ा शांति से पढ़ोगे, अपना माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने 75 मार्क्स का रिवाइज कर लिया है, अब अगर मैं स्लो पेस पे पढ़ रहा हूँ तो प्रेशर नहीं रहेगा कि यार जल्दी खत्म करना है और भी पढ़ना बाकी है। तो पर ये है कि इसके लिए आपको ये सब चीज़ें गिवन टाइम में कंप्लीट करनी पड़ेंगी, फिर आपने इसमें ज़्यादा आवर्स लगा दिए और यहाँ इतने आवर्स नहीं बचे तो फिर पैनिक हो जाओगे वैसा है। तो ये चीज़ के लिए आप लास्ट में 6 आवर्स रख के इसको यहाँ पे रिविजन कंप्लीट कर सकते हो। और मेन क्या होगा, एग्जाम के पहले आपने लास्ट में यही पढ़ा होगा, टेक्निकल चैप्टर्स भी है तो थोड़ा ज़्यादा रिटेन भी होगा, जब तक दिमाग से उड़ जाए सब तब तक एग्जाम खत्म हो जाएगी, तो क्या याद रहेगा। तो लास्ट में पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है ना, वही करते हो ना, पता है ना, 2 व्हीलर पे पीछे बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं, मतलब क्या ही पढ़ लोगे, 6 महीने में नहीं किया, आधे घंटे में क्या उखाड़ लोगे, आराम करो और क्या। ठीक है, वो पॉइंट पे बाद में बात करते हैं। चलो ये कंप्लीट है आपका कंपनी लॉ वाला पेपर क्लियर, तो इसमें ये सब बातें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं SBEC। चलो देख लो, हाँ ध्यान दो। अब ये SBEC वाला आपका पेपर नंबर 3, इसमें वेटेज आपको आइडिया है। सबसे बेस्ट पार्ट तो सी पार्ट हो गया इसका 25 मार्क्स का, बिकॉज 3 चैप्टर्स में आपको उतना वैल्यू मिल रहा है। बाकी जो पार्ट बी है 35 मार्क्स है, ये भी देखा जाए तो कंटेंट अच्छा है, लिमिटेड चैप्टर्स में आपको काफ़ी मार्क्स उसके लिए मिल रहे हैं, तो वो आप टारगेट कर सकते हो। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 13 15 17 एक ब्लॉक में, 16 और 18 दूसरे ब्लॉक में। एक आध चैप्टर को इधर उधर भी करना है, शफल कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम या कंटेंट बढ़ गया उस हिसाब से, 2 चैप्टर्स बड़े हैं ना इसमें, और 15 वाला इधर भी रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। पार्ट ए ऑलरेडी 12 चैप्टर्स का ब्लॉक है, वेटेज इसका 40 मार्क्स का है ना, हाँ 40 मार्क्स, सॉरी 40 मार्क्स का वेटेज है। तो ये 12 चैप्टर्स को 2 पार्ट में बांट दो, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे चैप्टर्स हो गए। ये पीछे वाले चैप्टर्स थोड़ा लैंग्वेज वाइज टेक्निकल है, जो टाइम कंज्यूमिंग भी है। 9 चैप्टर स्टार्टअप वाला है, टाइप्स ऑफ NBFCs है, फिर आपके 10th वाले चैप्टर में जॉइंट वेंचर में वो अग्रीमेंट्स और वो सब की SPV की बात की है। 12 वाला तो प्रोसीजर है ही।
तो ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज के साथ ध्यान से पढ़ना पड़ सकता है। इन चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आप क्विकली जा सकते हो। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ईजी है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, 6 है, इसमें इतना टेक्निकल कंटेंट नहीं है, हेड पॉइंट्स वाला है। मेजरली सेकंड चैप्टर आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज रिपीट है, कंपनी लॉ के एग्जाम के बाद अपीयर कर रहे होगे तो उसमें टाइम नहीं जाएगा। मेजरली आपको इस ब्लॉक में जो टेक्निकल चैप्टर है वो एक चैप्टर नंबर 3 है जिसमें टाइम देना पड़ेगा, और बाकी एक चैप्टर 7 क्योंकि वो एनजीओ और वो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वाला है, तो ये 2 चैप्टर में कंटेंट वाइज टाइम लगेगा। बाकी के चैप्टर सिंपल है, तो इस ब्लॉक को एक पार्ट में रख लिया, दूसरे बाकी के चैप्टर्स। अब टाइम अगर अलॉट करना है कि कौन से पार्ट को कितना टाइम देना चाहिए तो वो भी देख लेते हैं। ये 25 मार्क्स का पार्ट है लेकिन 3 चैप्टर्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 आवर्स भी अगर अलॉट कर दोगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको पता है वो डोरमेंट कंपनी और स्ट्राइकिंग ऑफ में उतना कंटेंट नहीं है, मेन फोकस करना है 21 पे, बट तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर और एवरेज भी डिवाइड करो ना, 19 और 20 में से एक एक क्वेश्चन भी आ गया तो 5 मार्क्स तो मिनिमम होगा, और बाकी आपका जो बच रहा है वो 15 मार्क्स का कंटेंट बच रहा है। तो हो सकता है कि आपका 21st चैप्टर 12 to 15 मार्क्स का वेटेज हो और बाकी के 2 चैप्टर 5 या 6 मार्क्स ईच, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वैसे डिवीजन उन्होंने किया हो, ये पॉसिबल है। बाकी जो पार्ट बी है इसमें डिवीजन कर लेते हैं। अब इसमें जो B1 और B2 है इसमें भी अपने टाइम डिवाइड कर सकते हैं। B1 में आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें अराउंड 4 आवर्स अलोकेट कर सकते हो आप, और B2 के लिए 3 आवर्स, तो टोटल 7 आवर्स का मैंने आपको ब्लॉक दे दिया। उसमें कुछ इंटरनल डिवीजन 5+2 करना हो, किसी को चैप्टर छोटे हैं तो वो आपकी मर्जी है। अब A1 और E2 ये जो बचा, नंबर ऑफ चैप्टर्स काफ़ी है, 5 आवर्स का ब्लॉक रख लो, तो टोटल 3 आवर्स इस पार्ट में चले गए, 7 आवर्स यहाँ पे और 10 आवर्स यहाँ पे। इतना ही टाइम मिलेगा मोस्टली। ऐसे अपन ने डिवीजन कर लिया। फिर इसके बाद सीक्वेंस देख लेते हैं, पहले किससे स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली पार्ट सी आप टारगेट करो, 25 मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो वो एक बार खत्म कर देना चाहिए, तो एटलीस्ट वो कंटेंट सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि एक श्योरिटी है कि 25 मार्क्स का कंटेंट आने ही वाला है। इसके बाद थोड़ा सा शफलिंग कर लेते हैं, पार्ट A1 पहले ले लेते हैं। 5 आवर्स आपके इसमें भी जाने वाले हैं, क्योंकि ईजी चैप्टर्स भी हैं और वेटेज वाइज देखो तो 20 to 22 मार्क्स का कंटेंट उसमें भी कवर हो जाएगा। यहाँ तक आते आते 25 एंड 20 एटलीस्ट 45 मार्क्स का आपका कंटेंट रिवीजन हो चुका है, और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज है तो जल्दी चैप्टर्स कवर भी होंगे, वो भी सही रहेगा। इसके बाद बी का सेकेंड पार्ट ले सकते हो, चैप्टर 16 और 18 वाला। इसके लिए अपन ने 3 आवर्स का टाइम रखा है, ये भी कंटेंट उतना हैवी नहीं है। फिर A2, अब ये A2 वाला जो है वो आपके टेक्निकल चैप्टर्स हैं, तो क्या एक बार उसको कवर कर लो, और लास्ट में पढ़ो ये वाले 13, 15, 17, क्योंकि इतने सारे एक्ट्स हैं वो वैसे भी याद रखना डिफिकल्ट है, एंड में पढ़ा होगा तो वही आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये इसके लिए कितना टाइम रखा था, 4 आवर्स। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आप रिवीजन कर सकते हो। ये मेरी तरफ से एक बार मैंने आपको बता दिया, फिर किसी को कुछ इंटरचेंज करना है तो आप कर लेना, बट ये सीक्वेंस एक बार के लिए मैनेजेबल है। थोड़ा सीक्वेंस वो है ऑल्टरनेट रहेगा, एक पहले इजी पार्ट कवर किया, फिर थोड़े चैप्टर्स ले लिए, फिर ये टेक्निकल पार्ट आ गया, ऐसे मिक्सअप होता रहेगा, तो एंड तक आके पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये SBEC वाला पॉइंट कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, पेपर नंबर 3। अब लास्ट टैक्स वाला सब्जेक्ट, वो तो कैसे ही रिवाइज होगा, है ना, लास्ट डे। SBEC में छुट्टी है 2 दिन, तो फिर इंटू 2 कर दो और क्या, आराम से पढ़ना। लिख लिया ना ये, बाकी नहीं लिख, बाकी कोई नहीं, आजू बाजू किसी ने लिखा उसमें से लिख। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है।
चलो देख लो, हाँ ध्यान देना, बस बस बातें नहीं है, सुन लो। टैक्स वाले सब्जेक्ट में डिवीजन आपको पता ही है, डीटी का 50 मार्क्स है, बाकी ये पार्ट बी इनडायरेक्ट टैक्स में 50 मार्क्स है। अब टाइम कितना अलॉट करना चाहिए, अगर एक दिन का आपके पास गैप है बीच में, उस हिसाब से पहले देख लेते हैं। अगेन वेटेज वाइज अपने टाइम अलॉटमेंट करेंगे। जीएसटी के लिए आप 6 आवर्स का टाइम रख सकते हो। अब किसी के पास बीच में गैप नहीं है, अगर छुट्टी है तो फिर 3 मतलब नहीं है तो 3 आवर्स में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास 6 आवर्स है। कस्टम को आप 1.5 to 2 आवर्स दे दो मैक्सिमम, बहुत हो गया। 1.5 आवर भी ठीक है, 2 घंटे का टाइम भी ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उतना भी शायद ही लगेगा, 10 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हैं, खाली इंडेक्स पढ़ लेना और क्या। नहीं इतना इतना कम मत समझना इसको, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये डिवीजन इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, ये 5 पेपर्स के बेसिस पे पता चला है। उन्होंने ऐसा बोला है 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी कस्टम का बाइफर्केशन ऑफिशियली नहीं है। आपके पेपर में अगर कहीं कुछ चेंज कर दिया ना, 20 मार्क्स का कस्टम पूछ लिया, तो रोते रोते बाहर आओगे फिर कि यार ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। बट उन्होंने चीटिंग नहीं की है, आप अजम्पशन पे गए थे कि अभी तक अगर 5-6 क्वेश्चन पूछे तो आगे भी यही आएगा। मैंने हर बैच में बोला है कि ऐसी गारंटी नहीं है, तो उतना भी लाइटली मत लेना, इसलिए थोड़ा बहुत उसको रिस्पेक्ट दे देना, ठीक है। आइडियल रेशियो ना एक्चुअली में जो कंटेंट है, वॉल्यूम है, 30-20 होना चाहिए था, आइडियल रेशियो ये होना चाहिए था। बट अभी तक वो 20 क्वेश्चंस तक पहुंचे नहीं है किसी भी एग्जाम में। आपके पेपर में पहुंच गए तो पता नहीं, आइडियली ये होना चाहिए था वैसे, बट नहीं किया। चलो हाँ, डीटी 12 आवर्स, अच्छा ये ना उतने, हाँ ठीक है, उतना टाइम है आपके पास, आराम से देख लो। 12 आवर्स आप दे सकते हो इसको। अब अगेन डीटी में इतने सारे चैप्टर्स है तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो अगेन इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा, जैसे अपन कंपनी लॉ में एसबीसी में भी बड़े ब्लॉक्स में देख रहे थे। अब यहाँ पे 2 पार्ट में डिवीजन करना है। देखो चैप्टर्स अपन अपने हिसाब से रख सकते हैं, आइडियली मैं कोई इसमें नया आपको सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको टेस्ट का शेड्यूल दिया है उसमें मैंने डीटी के चैप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ऑलरेडी, वही एक लॉजिकल तरीका है उसको डिवीजन करने का, आप वही फॉर्मेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें पार्ट 1 और 2 जो टेस्ट वाला था ना, सेम लिस्ट आप फॉलो कर लो, कोई नई लिस्ट नहीं बता रहा हूँ उसमें, क्योंकि मैंने चैप्टर्स रखते टाइम थोड़ा बहुत वैसे ही देखा है, जैसे पीजीबीपी एक ब्लॉक में रखा है तो कैपिटल गेन दूसरे में रखा है, एक जगह डिडक्शन लिया, दूसरी जगह टीडीएस लिया, तो बड़े बड़े चैप्टर्स को मैंने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया और छोटे चैप्टर्स रैंडमली फिर उसके साथ रखे हुए। तो वैसे ही आप 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, वो इनफ रहेगा। एक 6 आवर्स का ब्लॉक रहेगा आपके पास कि भाई 6 घंटे में इतने चैप्टर्स मुझे रिवाइज करने हैं। तो टारगेट ओरिएंटेड चलोगे ना कैलकुलेशन के साथ, तो ही रिवीजन कंप्लीट होगा। अदरवाइज अपने को पता है एक पेज पे पूरा दिन निकाला जा सकता है ना, टैलेंट है अपने पास कि एक पेज लेके बैठे सुबह से आगे ही नहीं बढ़ रहे, वैसा भी होता है, बट वो मार्जिन यहाँ पे नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं सीक्वेंस की, पहले क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जीएसटी, सबसे पहला फर्स्ट जीएसटी खत्म करो। 40 मार्क्स मिल रहे हैं, कंटेंट एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब कंटेंट लिमिटेड है, ऐसा भी नहीं कि बाहर से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जितना कंटेंट आपको दिया है ना, आपको मेजोरिटी पेपर उसी में से मिलने वाला है, वो श्योरिटी है। तो थोड़ा डिपेंडेबल टाइप का टॉपिक है कि आप इसको अगर अच्छे से कवर कर लो, फॉर्म नंबर ये सब पेनल्टीज टाइम लिमिट जितना भी है ना ठीक से पढ़ लेना। लास्ट में मैंने वो फॉर्म्स की लिस्ट दे रखी है, उसको इग्नोर मत करना। कुछ पेपर्स में 5 to 7 एमसीक्यूज लाइन में फॉर्म नंबर पूछे थे, ये लास्ट 3-4 पेपर में आप देख लेना, आपको 2-3 पेपर में ऐसा मिलेगा बैक टू बैक 5 to 7 एमसीक्यूज सीधा फॉर्म नंबर ही पूछे थे। अब जो छोड़ के गया फॉर्म नंबर वो 7 मार्क तो वहीं चले गए, तो उसको स्किप नहीं कर सकते, वर्थ है कि आप उस पर थोड़ा टाइम दे दो। तो ये कंटेंट आप पहले कवर कर लो। उसके बाद अगर कस्टम्स पे पहले नहीं जाना है, ये डीटी वाला एक पार्ट कवर करना हो तो एक पोर्शन कवर कर सकते हैं, थोड़ा मिक्स रहेगा ना, जीएसटी पढ़ा फिर डीटी पढ़ लिया, फिर ये थोड़ा हैवी है, फिर इन बिटवीन आप उसके बाद कस्टम्स पे आ जाओ थर्ड पार्ट, और लास्ट में फिर ये चैप्टर्स ले लो। डीटी में कोई भी पार्ट आप पहले लो, बाद में वो चैप्टर्स आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा पार्ट पहले कवर करना है। बट पहले जीएसटी, फिर डीटी में से एक पार्ट, फिर कस्टम, फिर डीटी में से दूसरा पार्ट। एक ही टॉपिक कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं, वो एफिशिएंसी कम हो जाती है और बोर हो जाते हैं वो अलग। तो क्या सब्जेक्ट में सब टॉपिक्स है तो उसको चेंज करते रहना चाहिए। इस तरीके से अपने डीटी या आईडीटी वाले पार्ट को डिवाइड करके रिवाइज कर सकते हैं। अब यही चीज़ आप अभी इंप्लीमेंट करना मॉक टेस्ट के टाइम पे, और देखना ये कितना फॉलो हो पा रहा है। आपको लगता है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना है जिससे और बेटर आपका रिवीजन हो सके, तो मेन एग्जाम में फिर वो आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो चारों पेपर्स में अपन ने देख लिया कौन से सीक्वेंस में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ यहाँ पे नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है तो बता सकते हैं, क्लियर है। अब किसी पेपर में आपको अगर एक दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिली है, एस बी इसी में है इस बार, हाँ तो फिर ठीक है, फिर तो आराम से पढ़ो, ठीक है, घूमते फिरते पढ़ाई करो और क्या। अच्छा उसमें ये भी होता है, कितनी बार स्टूडेंट बोलते हैं सर एस बी इसी में छुट्टी है तो टैक्स पढ़ के रख लूँ क्या, ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे पास। जिस एग्जाम में छुट्टी होती है ना, अगले पेपर का पहले से पढ़ लूँ। मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रैटेजी को ज़्यादा वर्थ है, क्योंकि आप एसबीसी का एग्जाम बाकी है, कहाँ जीएसटी कस्टम रिटेन करोगे। मैं खुद अगर प्रैक्टिकली ऐसा करूँ तो मैं इंप्लीमेंट नहीं करूँ, बाकी आपकी चॉइस है।
बट बेटर वही है कि जो सब्जेक्ट है उस पर पूरा फोकस कर लो, बैलेंस करने जाओगे दोनों पेपर बिगड़ जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए।